वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। आज हम डीसीए के आईटी एंड ट्रेड की यूनिट नंबर 2 में चल रहे थे और यहाँ पे आज हम डिजिटलाइजेशन ऑफ साउंड सीखेंगे, यानी कि एनालॉग वीएस डिजिटल साउंड के बारे में जानेंगे कि एनालॉग साउंड क्या होता है और डिजिटल साउंड क्या होता है। साउंड के बारे में तो हम सब जानते हैं कि आवाज़ हम सुनते हैं स्पीकर से, हम जो बोल रहे हैं वो भी साउंड ही है। हम ताली बजाते हैं वो भी एक साउंड है, बारिश हो रही है बूंदों की आवाज़ आ रही है वो भी एक साउंड है, फैन चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है वो साउंड है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये भी एक साउंड है। तो इस कौन से साउंड है, किस प्रकार के साउंड है, एनालॉग है, डिजिटल है या कैसे साउंड है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बातें कम काम ज़्यादा, शुरू करते हैं अपना वीडियो। डिजिटलाइजेशन ऑफ साउंड, एनालॉग वीएस डिजिटल साउंड। तो नोट्स में दिया हुआ है, साउंड एनालॉग एवं डिजिटल में से किसी एक बेसिक तरीके से स्टोर की जाती है। साउंड जो होती है वो या तो एनालॉग होती है या डिजिटल रूप में स्टोर की जाती है, जिन्हें फॉर्मेट्स कहा जाता है। मतलब एक एनालॉग फॉर्मेट और एक डिजिटल फॉर्मेट। पहले के साउंड फॉर्मेट साउंड को ऐसे रूप में स्टोर करते थे जो ओरिजिनल साउंड वेव की तरह ही होते थे। मतलब पुराने जमाने में जो साउंड स्टोर किए जाते थे उनका जो फॉर्मेट होता था वो ऐसे होता था कि मान लो पूरा ओरिजिनल साउंड हो। जैसे कि अगर ताली की आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो ताली बजाना ही पड़ती थी। पुराने ज़माने में जब सिंगिंग होती थी तो अगर किसी फौजी का गाना आर्मी के लिए गाया जा रहा है, देशभक्ति गाना, तो वहाँ आर्मी के लिए क्या करना पड़ता है, उनको अपने मतलब जूतों की आवाज़ निकालनी है तो जूतों की आवाज़ के लिए वो अपने पैरों को पटकते थे, तो पटक पटक के जूतों की आवाज़ आती थी। तो ऐसी और भी जो साउंड निकलते थे, तो वास्तविक साउंड जो होते थे, ओरिजिनल साउंड जो होते थे, उनको स्टोर कर लिया जाता था और इसे एनालॉग रिकॉर्डिंग कहा जाता है। इस प्रकार की रिकॉर्डिंग जो होती है उसको अपन एनालॉग रिकॉर्डिंग कहते हैं। यह फॉर्मेट एनालॉग कहलाता है क्योंकि साउंड वेव का फॉर्म, जिसे वेव फॉर्म कहा जाता है, वह रिकॉर्डिंग में ओरिजिनल वेव की तरह होता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं तो रिकॉर्डिंग वेव फॉर्म ओरिजिनल वेव फॉर्म की कॉपी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एनालॉग जो रिकॉर्डिंग होती है वो ओरिजिनल वेव फॉर्म की रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ चित्र यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि एनालॉग साउंड ये इस तरीके से ऐसे गति करते हैं और जो होते हैं डिजिटल साउंड वो इस तरीके से डिब्बे डिब्बे की तरह बना के आपको बताया जा रहा है। प्लेबैक जो होता है, सिंगिंग जो होती है, प्लेबैक के दौरान डिजिटल फाइल जो होती है, डिजिटल फाइल को वापस एनालॉग में बदल दिया जाता है, जिसे स्पीकर में फिट किया जाता है। आज के ज़माने में जो सिंगिंग होती है, जो उस जगह पे कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं होती, अब पूरा साउंड म्यूजिक जो होता है पूरा कंप्यूटराइज रहता है, यानी कि वो डिजिटल फॉर्म में होता है। हम दोनों, आप और मैं सामने बैठ के बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, तो वो एनालॉग सिग्नल हो गया, एनालॉग साउंड हो गया। लेकिन जब किसी ताली की आवाज़, तबले की आवाज़, घोड़े की आवाज़, बारिश की आवाज़, इन सब आवाज़ों को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से निकाला जाए, वो रियल नहीं है लेकिन उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से बनाकर निकाला जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल साउंड। तो डिजिटल साउंड जो होती है, डिजिटल फाइल प्लेबैक में जो सिंगिंग होती है आज प्रेजेंट में, आज के ज़माने में, तो पूरा म्यूजिक कंप्यूटराइज रहता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो डिजिटल फाइल होती है, उनको वापस एनालॉग में चेंज किया जाता है और फिर उन्हें स्पीकर से निकाल के हमको सुनाई दी जाती है, हमको वो आवाज़ सुनाई पड़ती है कि एनालॉग आवाज़ है। वास्तविक में वो होती डिजिटल है। हम गाना सुन रहे हैं किसी रेडियो पे या किसी स्पीकर से हम आवाज़ सुन रहे हैं, तो हमारे सामने बंदा बैठ गाना गा नहीं रहा है, वो स्पीकर से आवाज़ आ रही है, तो स्पीकर में सिग्नल है डिजिटल जो एनालॉग बन के हमको सुनाई दे रहे हैं। एक्चुअली में लता मंगेशकर बैठ के हमारे सामने गाना नहीं गा रही है, सामने बैठ के गाना गाती है लता मंगेशकर जी, तो वो एनालॉग साउंड हमें सुनाई देता है। लेकिन वो स्पीकर के माध्यम से हमें सुनाई दे रहा है, तो स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, मतलब डिजिटल को
एनालॉग में चेंज करके आपके पास पहुंचाया जा रहा है। एनालॉग से डिजिटल न्यूमेरिक कन्वर्जन, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट होगा कोई साउंड, तो जाहिर सी बात है डिजिटल जो होंगे वो न्यूमेरिक में होगा। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो हमेशा 0 में होते हैं, न्यूमेरिक में होते हैं। तो एनालॉग से डिजिटल न्यूमेरिक कन्वर्जन और एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइजेशन के द्वारा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की एक सीरीज में ट्रांसफॉर्म देता है। मतलब इसको अपन एक कह सकते हैं कि एनालॉग जब डिजिटल में चेंज होता है तो न्यूमेरिक बन जाता है, और न्यूमेरिक से जब वो एनालॉग बनता है तो फिर वो न्यूमेरिक वहां से हट जाते हैं। तो एनालॉग से डिजिटल न्यूमेरिकल कन्वर्जन और एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, इसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइज करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइजेशन के द्वारा न्यूमेरिक में नंबर्स में बदल देता है ना। एनालॉग सिग्नल जब डिजिटल में चेंज होगा तो क्या होगा, नंबर में चेंज हो जाएगा ना। तो एनालॉग सिग्नल जब न्यूमेरिक में चेंज होता है तो वो न्यूमेरिक में नंबर में चेंज होता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डिजिटाइजेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइजेशन के द्वारा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइजेशन के द्वारा न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन की, या अपन कह सकते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। डिजिटाइजेशन सैंपलिंग और क्वांटिटेशन से बनता है। ये क्या होता है, डिजिटाइजेशन जो होता है वो सैंपलिंग और क्वांटिटेशन से बनता है। यानी कि आपके जो हम जो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो माइक से आवाज रिकॉर्ड हो रही है, तो वो वहां पर मेरी वॉइस के सैंपल बनाए जाते हैं, कुछ सैंपल बनाए जाते हैं और उनकी क्वांटिटेशन की जाती है। अगर वो सैंपल्स और उनकी रेट कह सकते हैं अपन अच्छी होगी तो आवाज क्लियर और साफ सुनाई देगी। अगर वो सैंपलिंग की क्वांटिटेशन रेट कम हो जाती है तो मेरी आवाज आपको सही सुनाई नहीं देगी। तो वो जैसे कि वीडियोस है, वीडियोस अगर आपके सामने बिल्कुल क्लियर चल रहा है तो क्लियर का चलने का मतलब क्या है कि फ्रेम बहुत ज्यादा है, उस वीडियो में बहुत ज्यादा फोटोज हैं, बहुत ज्यादा फ्रेम है, तो इसलिए आपको लग ही नहीं रहा कि वीडियो मतलब चपक रही कि नहीं चपक रही है, बिल्कुल क्लियर चल रही है। लेकिन फ्रेम कम होते हैं उसके अंदर तो वीडियो आपको फटी हुई धुंधली नजर आती है और वो अलग ही दिख जाता है आपको कहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो सैंपलिंग होती है, उसे सैंपलिंग कहते हैं, उसे कहते हैं क्वांटिटेशन। सैंपलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, सैंपलिंग की प्रक्रिया में ओरिजिनल एनालॉग साउंड वेव को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। जो सैंपलिंग जो होती है, सैंपलिंग क्रिया मैंने बताया था ना अभी कि डिजिटाइजेशन जो होता है वो सैंपलिंग और क्वांटिटेशन से होता है। तो सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग की क्रिया मतलब होता है कि ओरिजिनल एनालॉग साउंड को डिजिटल में बदला जाए, जिसे कंप्यूटर सेव करके बाद में रिप्लाई करता है, हमको सुनाता है। सिस्टम साउंड के सैंपल बनाता है, कंप्यूटर होता है वो साउंड के सैंपल बनाता है और इसके लिए एक निश्चित अंतराल पर, जी बड़ी ध्यान रखना, एक निश्चित अंतराल पर इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को स्नैपशॉट को उसका ले लेता है। यानी कि जैसे कि अगर ये जो इसका निश्चित अंतराल नहीं होगा, समझना मेरी बात को, कि मेरी आवाज जो रिकॉर्ड हो रही है उस आवाज को मैं अगर कॉपी करके और 2 ऑडियो बना दूं, एक ऑडियो को पहले प्ले कर दूं और दूसरे ऑडियो को उसका थोड़ा सा कुछ सेकंड्स बाद में प्ले करूं, तो आपको मेरी डबल आवाज सुनाई देगी। डबल आवाज का मतलब आपको मेरी आवाज में इको आने लग जाएगा। तो क्यों आ रही है, क्योंकि जो सैंपलिंग जो रेट है उसका निश्चित अंतराल हमने सेट नहीं करा, समझ गए। यानी कि सिस्टम साउंड जो होता है, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, वो सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम साउंड के सैंपल बनाता है, साउंड सैंपल बनाएगा और इसके लिए एक निश्चित अंतराल पर उस साउंड को वो प्ले कर देगा। अगर उसने निश्चित अंतराल में प्ले नहीं किया तो फिर आपकी वीडियो चलेगी कहीं और पे, मेरी आवाज कहीं और पे आएगी। मैं बोलूंगा एनालॉग सिग्नल इसके अंदर दिखा रहा हूं तो वो दिखाने का काम बाद में हो रहा है और आवाज बाद में आ रही है। ऐसा आपने कई वीडियो देखी होगी जिसमें पिक्चर्स की फोटो निकल जाती है पहले, आवाज बाद में आती है। ये आवाज पहले आ जाती है, एक्शन बाद में होता है पिक्चर का, वीडियो का। ऐसा होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए ये होता है कि वो जो ऑडियो का निश्चित अंतराल है वो सही सेट नहीं हो पाया है। सिस्टम करता है इस काम को, सिस्टम साउंड के सैंपल बनाता है और उसको साउंड के जो सैंपल होते हैं उनको एक निश्चित अंतराल पर एक फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देगा। अगर फ्रीक्वेंसी सही सेट नहीं होगी तो वो आवाज कहीं सुनाई देगी और वीडियो कहीं चलेगी आपकी, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के स्नैपशॉट ले लेता है। उदाहरण के लिए हमने एग्जाम्पल माना यहाँ पे कि एक्स पर साउंड को शायद एक एम्पलीट्यूड बाई के साथ मापा गया है। जब मान लिया अपन ने कि एक्स पर एक एक्स बिंदु है, उस बिंदु पर साउंड को एक एम्पलीट्यूड है वाई, दूसरा बिंदु है वाई के साथ हमने मापा है और सैंपल रेट जितनी ज्यादा होगी
उतने ही बेहतर ढंग से डिजिटल साउंड बनेगा। जाहिर सी बात है, अगर जो उनकी फ्रिक्वेंसी है या सैम्पलिंग रेट भी कह सकते हैं अपन कि सैम्पलिंग रेट जितनी ज़्यादा होगी, रेट मतलब चलने की स्पीड, जो डाटा ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होने की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, सैम्पलिंग रेट जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, आपको ऑडियो क्वालिटी वीडियोस के साथ उतनी ही अच्छी सुनाई देगी। एक मैं वीडियो का एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप समझ में आए कि वीडियो चल रही है और पीछे आपकी साउंड चल रहा है, तो वो जैसे इंसान बोल रहा है वही साउंड निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि बोल रहा है कुछ और साउंड कुछ निकल रहा है ना। अगर सैंपल रेट आगे पीछे सेट हो जाएगी तो फिर बोलेगा कुछ, साउंड निकलेगा कुछ, आदमी पहले बोल देगा, साउंड बाद में आएगा, ऐसा हो जाता है। तो सैम्पलिंग रेट की वजह से होता है। सैम्पलिंग रेट अगर सही सेट होगी तो आप जो इंसान वीडियो चल रही है बोल रहा है वही साउंड निकलेगा, पीछे साउंड चलता रहेगा। तो इसी वजह से सैम्पल रेट की वजह से होता है। सैंपल रेट सेट करना पड़ता है। तो मान लिया एक साउंड है जिसमें एक्स बिंदु पर एक साउंड को दूसरे एम्पलीट्यूड बाई के साथ मापा गया है, जितनी सैंपल रेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बेहतर ढंग से डिजिटल साउंड बनेगा, उतना ही डिजिटल साउंड बनेगा। इसके रियल लाइफ सोच को वापस दिखाएगा, उतनी अच्छी दिखाएगा। और इसे स्टोर करने के लिए डिस्क स्पेस भी अधिक लगेगी। हाँ, जाहिर सी बात है, जब अपन इस प्रकार से ऑडियो बनाते हैं किसी फिल्मी दुनिया में या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पर डिस्क स्पेस बहुत गिरता है। वीडियो के लिए अलग गिरेगा, साउंड के लिए अलग गिरेगा, तो वो ज़्यादा गिरता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि वीडियो फोटो खींची कंप्यूटर मोबाइल में अपने में, तो वो फोटो कम जगह गिरेगा। यहाँ पर समझिए एक रिकॉर्डिंग कीजिए अपने मोबाइल में ऑडियो की 1 मिनट की, तो वो रिकॉर्डिंग मान लीजिए गिर रही है 10 MB जगह, 10 MB की, और उतनी बढ़िया वीडियो बनाइए तो वीडियो ज़्यादा गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि इसमें साउंड भी होता है, फोटोज भी रहते हैं, तो वो दोनों की सैम्पलिंग रेट ज़्यादा होती है। इस चक्कर में वहाँ पे स्टोर ज़्यादा गिरता है मेमोरी में, है ना। तो केवल अगर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा कम गिरेगा, लेकिन किसी और के साथ करेंगे तो ज़्यादा कम ज़्यादा गिरेगा, है ना। तो ऐसे ही अगर अपन कोई ऐसा कोई अपना ऑडियो है जो सिंपल ऑडियो है तो ज़्यादा कम गिरेगा, लेकिन किसी ऑडियो में हमने इफेक्ट डाला है, इको डाल दिया है उसमें, और भी इफेक्ट डाल दिए हैं कुछ, है ना, थोड़ा सा आवाज़ बेस कर दी है, आवाज़ पतली ज़्यादा हो रही है, कम मोटी पतली हो रही है, तो हमने सेट कर दी है उसकी आवाज़। तो ऐसा करने से भी उसका जो साइज है साउंड का बढ़ जाता है, फाइल का साइज बढ़ जाता है ना। तो बता रहा है यहाँ पे कि साउंड के रियल लाइफ सोर्स को सेव करता है और इसे स्टोर करने के लिए डिस्क स्पेस भी अलग जगह लेता है। हम जब कंप्यूटर में जब सेव करेंगे तो डिस्क में अलग जगह चाहिए। सैंपल जो सैंपलिंग टाइम में मिलते हैं उनको 8 बिट वैल्यू या 16 बिट वैल्यू से दर्शाया जाता है। ये माना जाता है कि जब हम सैंपल बनाते हैं साउंड के लिए तो वो 8 बिट वैल्यू या 16 बिट वैल्यू के होते हैं। और बहुत हाई फिडेलिटी साउंड के जो बहुत हाई क्वालिटी के साउंड के होते हैं वो 32 बिट तक के होते हैं। ज़्यादातर साउंड जो 8 बिट के होते हैं 16 बिट के होते हैं, लेकिन जब किसी साउंड की हाई फिडेलिटी होती है, गुणवत्ता ज़्यादा होती है, तो 32 बिट तक का ही हायर बिट वैल्यू का प्रयोग कर पाता है। नाइक्विस्ट थ्योरम के अनुसार, जो नाम है साइंटिस्ट का, उनकी थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया था कि सैंपल रेट को कम से कम एनालॉग वेव फॉर्म के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का 2 होना चाहिए। इन्होंने बताया था कि सैंपल रेट जो होती है वो सैंपल रेट को कम से कम एनालॉग वेव फॉर्म के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आपके एनालॉग जो वेव फॉर्म है, एनालॉग मतलब बात कर रहे हैं आप सामने बैठ करके, तो आपकी जो वेव फॉर्म है, तो उस जो तरंगें आपकी एनालॉग तरंगें जो है वेव फॉर्म है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उतनी, है ना। तो एनालॉग वेव फॉर्म के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का 2 होना चाहिए। यानी कि कोई एनालॉग सिग्नल है उसकी जो वेव फॉर्म है और हाईएस्ट जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका 2 कर दो, उसे 2 कर दोगे तो 2 क्या होगी उसकी, वो सैंपलिंग रेट, सैंपलिंग रेट उसकी 2 होनी चाहिए एनालॉग वेव से। जिससे क्या होगा, जिससे सिग्नल को अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस किया जा सकेगा। सैंपलिंग रेट जितनी ज्यादा होती है, जितनी अधिक होगी उतनी ही अच्छी सैंपलिंग रेट होगी और उतनी ही आपको अच्छी क्वालिटी के साउंड सुनाई देंगे, है ना। तो सैंपलिंग जितनी अधिक होगी, जितनी अच्छी होती है, जितनी अधिक होती है, सैंपलिंग रेट को किलोहर्ट्ज में नापा जाता है और आमतौर पर इसकी वैल्यू को 8, 12, 22 और 44 1 के रूप में नापते हैं। आमतौर पर इसकी जो रेट होती है उसको अपन 8, 11, 22 और 44 किलोहर्ट्ज के नाम से हम बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर सीडी की क्वालिटी ऑडियो के लिए सैंपलिंग रेट 44.1 किलोहर्ट्ज होती है और फोन के लिए 8 होती है। फोन के लिए 8 क्यों बोला गया? क्योंकि जब फोन से बात करेंगे तो जितनी कम
हम वहाँ पे उसकी जो रेटिंग देंगे, तो कम रेटिंग देने से क्या होगा, सैम्पलिंग रेट देने से, कम सैम्पलिंग रेट देने से क्या होगा कि आपका जो साउंड है, कम सैम्पलिंग रेट देने से क्या होगा, आपका जो साउंड है वो कम जगह गिरेगा, और कम जगह गिरने की वजह से आपका जो ऊपर तरंगे से आपकी साउंड जाएगी सुनाई देने के लिए, तो कम कम मेमोरी गिरेगी और आपको अच्छी सुनाई दी जाएगी। लेकिन सीडी वगैरह के लिए उसको हम प्ले करते हैं और उसके लिए हमें कहीं ज़्यादा डाटा शो करना भी नहीं पड़ता, तो हम वहाँ पे सैम्पलिंग रेट बढ़ा देते हैं। अगर हम टेलीफोन पे सैम्पलिंग रेट ज़्यादा देंगे तो कितने लोग बात करते हैं दिन भर में, तो कितने ज़्यादा डाटा बनेगा, कितनी बड़ी मेमोरी फाइल बनेगी। तो मैंने बताया था सैम्पलिंग रेट ज़्यादा होती है तो फाइल का साइज़ भी ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा ना गिरे साइज़, इसलिए अपन वहाँ पे सैम्पलिंग रेट कम रखते हैं टेलीफोन के अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये सीडी वगैरह में और भी कई क्वालिटी होती हैं, ऑडियो मूवी वगैरह की ऑडियो होती हैं, उनमें अपन सैम्पलिंग रेट को ज़्यादा रखते हैं, तो वहाँ पे 44 हाईएस्ट बताया है, 44.1। एनालॉग टू जो 2 है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन जो होता है, जब मैं बात कर रहा हूं उसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में, डिजिटल में चेंज कर रहे हैं, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक साउंड सैंपल की वैल्यू को इसकी सबसे नजदीकी इंटीग्रेट वैल्यू तक राउंड ऑफ कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब एनालॉग साउंड बोला जाता है तो एनालॉग साउंड की तरंगें जो होंगी, आप बात कर रहे होंगे, तो आपकी जो वेव्स होंगी उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करेगा, आपके साउंड की सैंपलिंग रेट लेगा और उसको नजदीकी पॉइंट जो वहां पर सेट कर देगा। और नजदीकी पॉइंट पर सेट नहीं किया, नजदीकी वैल्यू पर सेट नहीं किया, तो आप बोलेंगे कभी सुनाई देगा आपको कभी, है ना। आप अभी बोल देंगे थोड़ी देर बाद सुनाई देगा आपको। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर सैंपलिंग रेट नजदीकी पॉइंट पर सेट नहीं है, आपने माइक से बोला तुरंत सुनाई देता है स्पीकर पर। क्यों देता है तुरंत सुनाई, क्योंकि सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर जो होता है, वो हमारी एनालॉग सिग्नल की जो वेव्स है, साउंड सिंपल जो वैल्यू होती है, सैंपल की वैल्यू जो होती है, उसको जितना हो सके उतना नजदीकी इंटीरियर वैल्यू को राउंड अप कर देता है, यानी कि सेम बना देता है। जैसे आप बोलेंगे वैसे ही उसमें आवाज सुनाई आने लग जाएगी। थोड़ा सा 19 का फर्क रहता है, जिसे हम फर्क को महसूस नहीं कर पाते, इसलिए अपन बता दें कि नजदीकी इंटीरियर पॉइंट पर सेव करता है। मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि सेम टू सेम कर देता है ना। इसे क्वांटिटेशन कहा जाता है। इसी को कहते हैं अपन क्वांटिटेशन। जब अपन उसके सैंपल रेट बनाते हैं, साउंड के रेट बनाते हैं, सैंपल रेट, तो उसे क्या कहते हैं अपन सैंपलिंग कहते हैं। और जब अपन उसको सैंपल रेट्स को उसकी नजदीकी वैल्यू पे सेट कर देते हैं तो उसे अपन क्वांटिटेशन कहते हैं। क्वांटिटेशन से कभी कभी अवांछित बैकग्राउंड नॉइज उत्पन्न होती है। क्वांटिटेशन से क्या होता है, कभी कभी बैकग्राउंड नॉइज उत्पन्न होती है। ये करके देखना अपने मोबाइल में आपका व्यूअर, आप कई बार आप रिकॉर्डिंग करेंगे अपने मोबाइल में तो आपको अलग से शोर सुनाई देगा पीछे बैकग्राउंड से। कभी कर्र सी आवाज आती है, तो कभी कुछ आप लोग मेरी वीडियो में देखते होंगे, कभी कुछ आवाज आती लगती है, घिर घिर सी आवाज, है ना, तो बहुत सर दर्द करती है वो आवाज। तो वो आवाज क्यों आती है, शोर क्यों आता है, वो नॉइज क्यों आती है, क्योंकि वो क्वांटिटेशन नहीं हो पाता। तो क्वांटिटेशन जो होता है ना, इसे कहते हैं। क्वांटिटेशन की कभी कभी क्या होता है, इस क्वांटिटेशन से कभी कभी अवांछित बैकग्राउंड नॉइज उत्पन्न होती है क्वांटिटेशन से। क्वांटिटेशन को बिट की संख्या नापा जाता है और आमतौर पर इसकी वैल्यू 8, 12, 16 बिट होती है। यानी सैंपलिंग रेट को अपन कहते हैं किलोहर्ट्ज में नापते हैं, है ना, 8, 11, 22, 44 किलोहर्ट्ज में नापते हैं। और अपन जो क्वांटिटेशन होता है, क्वांटिटेशन को अपन बिट में नापते हैं। मतलब जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में चेंज कर दिया तो बिट बन गई, उन बिट को अपन ने क्या कर दिया, बांटेंगे अपन, तो उन्हें 8, 12, 16 बिट में बांटेंगे, तो उसे क्या कहते हैं अपन क्वांटिटेशन कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में कुछ अंतर, दोनों में अंतर क्या है। एनालॉग सिग्नल नेचुरल होता है, डिजिटल बनाया जाता है ना, तो कुछ अंतर है। अंतर क्या है, एनालॉग सिग्नल निरंतर तरंग का प्रतिनिधित्व करता है जो समय अवधि में बदलता रहता है। दूसरी ओर एक डिजिटल सिग्नल एक गैर निरंतर तरंग है और जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होता है। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं तो हमारी तरंगें वेव्स निकल रही हैं और वो इस बंडल में इन्वायरमेंट में मिल जाती हैं और समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, है ना। तो एनालॉग सिग्नल जो होती है निरंतर तरंग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो समय अवधि में बदलती रहती हैं। दूसरी ओर जो डिजिटल होती है, डिजिटल, उसमें ऐसा नहीं होता, निरंतर नहीं चलती वो कंप्यूटर के अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी ना है। बाहर स्पीकर सुना रहा है आपको, तो स्पीकर एनालॉग सुना रहा है, अंदर तो बाइनरी है ना, उसकी क्या तरंगें होंगी, कोई नहीं। तो वो
गैर निरंतर तरंगें होती हैं, जो तरंग निरंतर चलती नहीं हैं और बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं। और दूसरा है एक एनालॉग सिग्नल हमेशा निरंतर साइन लहर की तरह होती है, अभी बताया था चित्र मैंने आपको, उसकी तरह होती है, जबकि एक डिजिटल फॉर्म जो होती हैं वे स्क्वायर फॉर्म में होती है, स्क्वायर फॉर्म में। ऐसे देखिए, ये निरंतर साइन जैसे होती है, लहरिया डैश जैसे, और ये स्क्वायर के रूप में होती है डिजिटल। एनालॉग सिग्नल जो होता है, एनालॉग सिग्नल की बात करते समय हम तरंगे, आयाम, ध्वनि या आवृत्ति और चरण के संबंध के बारे में बात करते हैं। जब भी अपन एनालॉग सिग्नल के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या किया जाता है, एनालॉग सिग्नल की बात करते समय हम तरंग के आयाम, उसकी पीरियड, अवधि या आवृत्ति के बारे में बात करते हैं और उनका वर्णन करते हैं। दूसरी ओर जब सतत संकेत की ओर बात करते हैं, यानी कि बाइनरी के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करेंगे बिट का अंतराल, उसके बेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एनालॉग सिग्नल होते हैं, उसकी बेस होती हैं, उसकी आवृत्ति होती है, डिजिटल की आवृत्ति नहीं होती है, उसकी बिट वगैरह होती है। डिजिटल की बिट होती है ना, तो आवृत्ति वगैरह, आयाम जो हमारे एनालॉग सिग्नल की होती हैं, डिजिटल की नहीं होती। डिजिटल की तो फॉर्म होते हैं, बिट फॉर्म, अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। एनालॉग सिग्नल की सीमा तय नहीं है, जबकि डिजिटल सिग्नल की सीमा तय है, 0 और 1। एनालॉग की कोई रेंज नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जबकि डिजिटल की सीमा है 0 और 1। शोर के जवाब में एनालॉग सिग्नल में विकृति होने की संभावना होती है, लेकिन डिजिटल सिग्नल में शोर की प्रक्रिया में प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए यह विकृति का सामना शायद ही कभी कभी कर पाता है। यानी कि शोर के जवाब में, जब शोर होता है तो उसके जवाब में एनालॉग सिग्नल में विकृति होने की संभावना होती है। जब शोर हो रहा होता है तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और किसी से बोल रहा हूँ, सामने तो कोई शोर कर रहा है, सुन ही नहीं रहा, तो मेरी आवाज़ बंद हो सकती है, मैं चुप हो सकता हूँ। शोर के जवाब में एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उसमें क्या होता है, विकृति बदल जाता है, सिग्नल में विकृति हो जाती है, होने की संभावना बनी जाती है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता, शोर हो रहा होगा सामने से, तब भी वो उसकी प्रति क्षमता बोलती रहेगा, आगे तरंगे निकलती ही रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर है, स्पीकर के थ्रू गाना निकल रहा है, सामने एक स्पीकर लगा, फिर बड़ा स्पीकर हो जा रहा है, तेज आवाज है, उसकी आवाज निकलेगी, छोटे स्पीकर आवाज बंद हो जाएगी, निकलेगी नहीं, समझ में नहीं क्या बोल रहा है। लेकिन अंदर तो कंप्यूटर चल रहा है ना, एनालॉग सिग्नल समझ में नहीं आ रहा, तो डिजिटल तो चल रहा है ना अंदर, तो डिजिटल सिग्नल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसकी विकृति का सामना शायद ही कभी कभी करना पड़ता है। एनालॉग सिग्नल तरंग के रूप में डेटा को एनालॉग सिग्नल तरंग के रूप में डेटा प्रोसेस करता है, जबकि डिजिटल सिग्नल दो अलग रूप जो होते हैं 0 और 1 उसके बिट के रूप में ट्रांसफर होता है। एनालॉग सिग्नल का सबसे अच्छा उदाहरण मानव की आवाज़ है और डिजिटल सिग्नल का सबसे अच्छा उदाहरण कंप्यूटर की आवाज़ है। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है उसकी जो डाटा होता है वो तरंग के रूप में प्रसारित होता है, ट्रांसफर होता है, जबकि जो होता है डिजिटल वो बाइनरी यानी बिट्स के रूप में ट्रांसफर होता है। और एनालॉग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानव की आवाज़ है और डिजिटल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कंप्यूटर की आवाज़ है। निष्कर्ष निकल के आता है, निष्कर्ष है डिजिटल सिग्नल आजकल एनालॉग सिग्नल की जगह ले रहे हैं। जी निष्कर्ष निकल के आया है। प्रेजेंट में आप देख रहे हैं म्यूजिकल तो एनालॉग नहीं है, डिजिटल है ना। तो प्रेजेंट में जो सिग्नल है, डिजिटल जो आवाज़ है, साउंड है, जो सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल आजकल एनालॉग सिग्नल की जगह ले रहे हैं, लेकिन रेडियो ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग सिग्नल अभी भी सबसे अच्छा उदाहरण है। वीडियो की बात करने के लिए, वॉकी-टॉकी की बात करने के लिए आज भी एनालॉग सिग्नल सबसे अच्छा उदाहरण है और वहाँ सबसे कम फ्रिक्वेंसी पे डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो समझ में आई होगी और थोड़ा सा इसको 1-2 बार पढ़ना नोट्स को, तो क्लियर होगा कि एनालॉग सिग्नल हमारी आवाज़ है और डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया साउंड है जो कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता। वो बताने की कोशिश की जा रही है। सैम्पलिंग रेट क्या है ना, क्वांटिटेशन क्या है, जो बताने की कोशिश की जा रही है, वो सब कंप्यूटर के अंदर बताने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल साउंड बताने की कोशिश की जा रही है। एनालॉग में क्वांटिटेशन नहीं होता, एनालॉग में सैम्पलिंग रेट नहीं होती, एनालॉग में कोई डिजिटेशन नहीं होता, एनालॉग में कोई सैम्पलिंग रेट नहीं होती और एनालॉग में कोई क्वांटिटेशन नहीं होता। ये सब डिजिटल के सिग्नल में होता है और कंप्यूटर के अंदर होता है, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा इस नोट्स को 1-2 बार, तो क्लियर आपको हो जाएगा। नहीं होता है तो बताइएगा, मैं आपके लिए और अच्छी ईजी लैंग्वेज में ये वीडियो
बना दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।